प्रोफेसर राजीव, बात हो रही थी कुर्सी की। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी आखिर ये समस्याएँ क्यों नहीं उठा पाता है, जो समस्याएँ कुर्सी जाने के बाद बात होती है, जैसा प्रशांत सर सवाल उठा रहे थे? प्रोफेसर साहब। देखिए 2014 के बाद में भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदला है और जिसको आप कहते हैं ना एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आज देश की एक विशेषता बनकर के उभरी है। हमारे इतने साथी मौजूद हैं, मैं एक विचारक को कोट कर दूं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को, जिन्होंने परस्यूट ऑफ लक्ष्मी में कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी की चर्चा की थी। एक वो राजनीति जो दूरगामी लक्ष्य के लिए है और एक वो राजनीति जो तात्कालिक लक्ष्यों के लिए है। लोकप्रियता के केंद्र में पनपी ये राजनीति ऐसे तात्कालिक लक्ष्यों के लिए है जिन तात्कालिक लक्ष्यों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाने के लिए। ये है पूरा फ्रेम। इस मेजॉरिटेरियन स्टेट को बनाने में डर का उत्पादन, डर का विस्तार और डर के आधार पर लोगों को पनिश करना, ये राजनीति के बड़े आवश्यक हिस्से बन गए। जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको ये डर लगता है कि अगर मैंने कुर्सी पर रहते हुए ये बोल दिया तो या तो उसकी उपेक्षा होगी। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, सत्यपाल मलिक ने तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए पुलवामा पर संकेत दे दिया था ना उस वक्त, लेकिन उनके उस संकेत को इग्नोर कर दिया गया। वो बार बार बोलते रहे राज्यपाल के विभिन्न पदों पर, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो या तो इग्नोर कर दो या उसको डर बिठा दो। मुझे लगता है कि ये जो सीईओ साहब है जिन्होंने कि अब भूतपूर्व होने के बाद में अपना ये स्टेटमेंट जारी किया है, शायद उस वक्त अनेक तरह के प्रेशर्स का शिकार हुए होंगे और उन अनेक तरह के प्रेशर में हो सकता है कि कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी उसके प्रभाव के पड़ने की संभावना मीडिया के माध्यम से आ रही हो, क्योंकि अब तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो गई। आप देख रहे हैं ना, जितने लोगों को पनिश किया जा रहा है मीडिया से छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से निकाला जा रहा है। एक बहुत छोटी सी घटना शायद उत्तर प्रदेश की है, जहां पर कि स्मृति ईरानी से भास्कर के एक फोटो पत्रकार ने कोई सवाल पूछ लिया और उनको भास्कर ने ही ये कह दिया कि वो तो हमारे यहाँ के एम्प्लॉई नहीं है और उनको निकाल दिया गया। ये एक छोटी घटना नहीं है, ये संकेत है इस चीज का कि अगर आप राज सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आपको डराया भी जा सकता है, आपकी उपेक्षा भी की जा सकती है, आपको पनिश भी किया जा सकता है और आपके पास में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त की जो राजनीति है उस राजनीति में विमति का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब जिसको अगर हम कहें ना कि विक्टिम कौन कौन बन रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तो सामाजिक न्याय के सवाल विक्टिमाइजेशन के शिकार हो रहे हैं। मेरे पास में एक जो शिष्ट जीवन था, उस शिष्ट जीवन को जीने की जो मेरी एक स्वायत्त शास्त्रीय और स्वतंत्र विधा थी वो समाप्त हो रही है और मेरे अपने विमति के पक्ष धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। इन तीनों के द्वारा ही, इनको तीनों को समाप्त करके, इनकी उपेक्षा करके या इन तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाली जो पर्सनैलिटीज हैं उनको लगभग समाप्ति के मुहाने पर ले जा करके ही आप एक ऐसी पॉपुलिस्ट पॉलिटी को निर्मित कर सकते हैं जिसका एकमात्र लक्ष्य मेजॉरिटेरियनिज्म की स्थापना करना है। मीडिया उसका हिस्सा है। मीडिया को हम सब लोग जानते हैं दोस्त, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नॉन कोवर्सिव एपरेटस रहा है एक्सप्लॉइटेशन का। एजुकेशन, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन कोवर्सिव एपरेटस हैं, जो हेजीमनी की स्थापना भी करती हैं और जो हमें काउंटर हेजीमनी की तरफ भी ले जाती हैं।
अभी हमारे साथी ब्रजेश जी बता रहे थे किसान आंदोलन ने एक ऐसी विमति की स्थिति पैदा कर दी कि सरकार को बाध्य होकर के उन किसानों के लिए बनाए गए कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन यह लेबर लॉज के साथ तो नहीं हुआ, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट को अगर हम एक सामूहिक शक्ति के साथ लड़ रहे हैं तब आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के सामने भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और इसलिए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ने इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति को इतना गहरा कर दिया है। सवाल देखिए ना, कभी कहीं औरंगजेब का सवाल उठता है, कहीं टीपू सुल्तान का सवाल उठता है, किसी एक प्रांत के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों को घर और दुकान छोड़ करके जाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। इस तरह की जो चीजें उभर रही हैं, यही तो डर का प्रसार है, यही तो डर का विस्तार है। एक दूसरे से छिप करके चलना, एक दूसरे के सामने न आना, और जितना झूठ है उस झूठ को इस तरीके से सच के रूप में परिवर्तित कर देना कि लोग सच को भूल जाएं और उसी झूठ को सच मानने लग जाएं। ये जो एक नया फ्रेम चला है जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा योगदान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल मीडिया नहीं है, न्यू मीडिया नहीं है या सोशल मीडिया नहीं है, वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीच नहीं पहुंच हो रही। जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए वह उतने लोगों तक नहीं पहुंच रहा। और अगर उनको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं तो संभावना इस बात की भी है कि ऐसे कड़े कानून बना दिए जाएं देशभक्ति के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर कि इन सब के मुंह बंद कर दिए जाएं। असल में सत्ता हमेशा ये चाहती है हम वो बोलें जो वो हमसे बुलवाना चाहते हैं, हम वो कहें जो हमसे वो कहलवाना चाहते हैं, और अब तो हम वो करें जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। जब इस प्रकार की राजनीति चल रही है तो इस प्रकार की राजनीति के अंदर हर आंदोलन, मीडिया भी अपने आप में एक आंदोलन रहा है। हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जिस तरह से समाचार पत्रों का अपना एक योगदान रहा है और पत्रकारों का अपना एक योगदान रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं था कि औपनिवेशिक सत्ता कम शक्तिशाली थी, लेकिन उसके सामने लोग खड़े थे। सवाल ये उठ रहा है आज मीडिया के सामने कि क्या यह सत्ता जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित है इतनी शक्तिशाली हो गई कि जहां पर एक दौर में हम औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में अपने मीडिया को, समाचार पत्रों को हथियार बना चुके थे, आज वही मीडिया सरकार के और व्यवस्था के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा हो गया है। आप हिंदी के समाचार पत्र पढ़ लीजिए, आप जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया प्राइवेट चैनल्स कह रहे हैं, उन सब के आप एक्सपोजिशंस देख लीजिए। कुछ इंग्लिश के अखबारों को छोड़ करके जो सो कॉल्ड वैल्यू न्यूट्रलिटी के नाम पर दिया जा रहा है वह भी सत्ता के पक्ष में है या सत्ता के साथ में जुड़ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे विमति के स्पेस को इतना श्रिंक कर दिया गया है, इतना सीमित कर दिया गया है कि अगर हम कोई आंदोलन करना चाहें, कोई प्रोटेस्ट करना चाहें जो कि पॉलिसी चेंज के लिए हो सकता था, जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के और अंत तक, क्या हम उस असहमति के आंदोलन को पूरी तरह से मरते हुए देख रहे हैं? और इसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, शिक्षा प्रणाली, इन सब की कहीं ना कहीं एक ऐसी भूमिका आ गई है जो भूमिका या तो मुझे चुप रहने के लिए बाध्य कर रही है, या अगर मैं बोलता हूं तो मेरे बोलने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और या फिर मुझे कहा जाता है कि नहीं, यह सब कुछ आप छोड़िए, धर्म की राजनीति कीजिए, सांप्रदायिक विभाजन के माध्यम से देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के निर्माण की स्थापना की बात कीजिए। और हम जिस राजनीति को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर किसानों का कोई वजूद नहीं है, जहाँ मजदूरों का कोई वजूद नहीं है, जहाँ महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, जहाँ आदिवासियों का कोई वजूद नहीं है, जहाँ बच्चों का कोई वजूद नहीं है, एक ऐसे बिना वजूदों से निर्मित होने वाली जो हेजीमनिक पॉलिटी है, उस हेजीमनिक पॉलिटी को हम एस्टेब्लिश कर दें। सब बस सवाल यही रहेगा कि क्या मीडिया उस हेजीमनिक पॉलिटिक्स के से असहमति रखते हुए अपने आप को मजबूती दे पाएगा। मुझे आशा की किरण रखती है जब आपके जैसे मीडिया माध्यम सामने आते हैं और बड़े साहस के साथ इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अभी आशा बाकी है और राजसत्ता इसी आशा से डरी हुई है।
और यह डर उनको समय समय पर अपने राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, चुनाव के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति के, उसमें जब उनको अपनी हार देखने को मिलती है तो वह डर एक तरफ जहाँ थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं पर उनके जो सहायक लोग हैं वो ये बैठ करके सोचते हैं कि प्रणाली को इतना सशक्त और इतना सख्त कैसे बना दिया जाए कि वे लोग जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं वो भी हमारे पक्ष में आ जाएं। मुझे लगता है इस व्यापक परिदृश्य में भारतीय राजनीति को, क्या समूचे विश्व की राजनीति को एक बार परखने की जरूरत है। राजीव सर, बहुत संक्षेप में एक जवाब। जैसा कि अभी अभिजीत जी कह रहे थे कि सरकार बदलने वाली बात की, किसान हो, कमेरे हो, महिलाएं हो, इनके अंदर एक नाराजगी है। बीते दिनों जितने भी सर्वे आए, चाहे वो किसी संस्था के द्वारा कराए गए हो या भाजपा के द्वारा कराए गए हो या उनकी जो मातृ संगठन है आरएसएस उनके द्वारा कराए जाए, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने का काम किया। सब में नकारात्मक रिपोर्ट आई भाजपा के लिए, भाजपा की सरकार को लेकर के। तो क्या ये माना जाए कि वो जो ढलान का दौर है अब वो शुरू हो चुका है? नहीं, ढलान का दौर तो शुरू हो चुका बहुत पहले से, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, उसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश जो मीडिया को करनी चाहिए थी ईमानदारी के साथ, वो नहीं हुई। जिसको कहते हैं ना आप, वो आजकल कि भाई हर आपदा में अवसर ढूंढने की कवायद, वो हर आपदा के अंदर अवसर ढूंढने की कवायद उन लोगों ने की। और मैं आपको एक संकेत जरूर दूं, ये जो डिक्लाइन है, जो राइटिस्ट फोर्सेज हैं, वो राइटिस्ट फोर्सेज डिक्लाइन का सामना करने के लिए आपके सामने अपने जो निरंकुश विचार हैं उनको नहीं छोड़ेंगी, आपके साथ निरंकुश व्यवहार शुरू होगा। और इसलिए ये जो एक नए प्रकार के डर की राजनीति, ये और वर्तमान जो नियो लिबरल पॉलिटी है, जो बड़े बड़े घराने हैं